कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बड़े माइन के साइट से होती है, जहाँ पे कुछ वर्कर लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। तभी एक कोवर्कर उनके लिफ्ट पर जंप करता है, जिसके हाथ में एक स्फेयर ऑब्जेक्ट था। जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंचती है, वो वर्कर उस स्फेयर ऑब्जेक्ट को बाकी लोगों की तरफ फेंक कर वहां से भागने लगता है और तभी वो ऑब्जेक्ट ब्लास्ट हो जाता है, जिससे 10 से ज्यादा वर्कर मारे जाते हैं। इसीलिए कुछ दिनों के बाद में उस माइन के बाहर उन वर्कर्स की याद में एक मेमोरियल रखा जाता है। साथ ही पूरे टाउन में अलग अलग जगह पे मिसिंग पोस्टर्स लगाए गए थे, क्योंकि कुछ वर्कर्स की डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं थी। इस हादसे के इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्टर कार्ल को बुलाया जाता है, जो उस टाउन के शेरिफ नेट क्रेन के पुराने दोस्त थे। कार्ल पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहले नेट से उस केस के बारे में पूछते हैं, जिस पर नेट बताता है इस टाउन में काफी अजीब सारी चीजें हो रही हैं। जैसे 2 महीने पहले ही रोनाल्ड नाम का एक वर्कर मिसिंग हुआ था, जिसके बाद 6 और लोग गायब हुए थे, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। नेट आगे बताता है कि उसके उन मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए वहाँ अपने साथी डेविस और लॉरेंस के साथ सर्चिंग भी की थी, और इन्हें सर्च करते वक्त मिसिंग लोग तो नहीं, लेकिन पेड़ पे लटका हुआ एक अजीब सा बैग मिला था, जिसके अंदर एक लाश थी। वो लाश पूरी तरह से सूख चुकी थी, क्योंकि उसमें खून की एक बूंद भी नहीं थी, और शरीर पे काफी सारे कट्स थे, जिन्हें देखकर समझ आ रहा था कि किसी इंसान का ये काम है। इसीलिए वो लाश को पहले जैसा बैग में रखकर वापस पेड़ पे ही रख दिया है, इसी उम्मीद में कि वो इंसान जिसने इसे मारा है वो वापस जरूर आएगा। अब नेट को किसी जरूरी काम से जाना था, इसीलिए वो अपने लौटने तक वहाँ 2 लोकल हंटर डॉज और ओवेंस को तैनाती के लिए रख जाता है, और उन्हें पुलिस इक्विपमेंट जैसे रेडियो वगैरह भी देता है। नेट उन्हें सारी बात समझाकर वहाँ से चला जाता है। अब रात के समय जब वो अपना काम खत्म करके वापस आता है, तो वहाँ से डॉज और ओवेंस दोनों ही गायब थे। झाड़ियों में उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसे वहाँ रेडियो और वो बैग मिलता है जिसमें लाश थी। तभी नेट को याद आता है कि शेरिफ ने उसे कॉल पर बताया था कि वो बैग वाली डेड बॉडी एबेल डॉगर्टी नाम के एक आदमी की है, जो आखिरी बार एक बार में देखा गया था। अब हमें कुछ हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे एबेल उसी बार में था, और वही एक आदमी उसे मिलता है जिसे वो एडी स्टाइक कहकर बुलाता है, लेकिन वो आदमी अपना नाम जो एलन बताता है। अब एबेल ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर एडी अपना नाम बदलकर क्यों घुमा रहा है। तभी अचानक से एडी एबेल की आंखों में देखता है और उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। एबेल बिल्कुल भी ऐसा ही कर रहा था जैसे एडी उसे कहता है, इसीलिए एडी उसे अपने साथ कहीं लेके जाता है, और बस यही एबेल को आखिरी बार देखा गया था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे नेट कार्ल को एक फाइल देते हुए बताता है कि एडी के सबसे पहले गायब होने की रिपोर्ट 9 महीने पहले आई थी, जब वो जंगलों में मेट्रॉइड शावर देखने गया था, लेकिन फिर वो वापस ही नहीं आया। उसके गायब होने के 1 हफ्ते बाद एडी को फिर से देखा गया था, लेकिन वो अपने पहचान जोई एलन बता रहा था। इन सब चीजों की वजह से नेट का शक एडी पर ही जा रहा था, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ एडी के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पे उन्हें उसके रूम में एक कॉर्नर में एक अजीब सी बॉल दिखाई देती है, जिसे कुछ आवाजें निकल रही थी। वो जब उसके बारे में वहाँ के लैंडलॉर्ड से पूछता है, तो वो बताती है कि एडी को ये मेट्रॉइड शावर वाली रात जंगल से मिला था। नेट उस बॉल को अपनी कार में रखकर उसी माइन की तरफ जाता है, जहाँ पे एडी काम किया करता था, लेकिन वहां पे पहुंचने पर एडी धोखे से उनकी कार का मिरर तोड़कर उस बॉल को लेकर सीधा माइन के अंदर चला जाता है, और फिर ब्लास्ट होता है, जो हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। अब कहानी फाइनली वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे नेट को अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एडी को उस बॉल की लोकेशन कैसे पता चली, और जब उसके पास मौका था तो उसने वहां से भागने की जगह माइन में ब्लास्ट क्यों किया। कुछ देर के बाद वो कार्ल को उस जगह लेकर जाता है जहाँ पे ब्लास्ट के बाद सारी बॉडी स्टोर रखी गई थी। तभी कार्ल उसे अपने स्टमक कैंसर के बारे में भी बताते हुए कहता है कि डॉक्टर के अनुसार मेरे पास सिर्फ 6 महीने बाकी है, और मैंने अब कैंसर को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे अब कार्ल नेट को घर भेजकर खुद उन बॉडीज को एग्जामिन करने की तैयारी करने लगता है, और साथ ही रिकॉर्डर भी ऑन कर देता है ताकि सारी बातें बाद में वो ऑफिशियल्स को पता सके।
वो सबसे पहले मिलर की बॉडी को फ्रीजर से निकालता है और उस पे कुछ कट्स लगाता है और बॉडीज की ऑटोप्सी शुरू करता है। उसको मिलर की बॉडी से कुछ खास पता नहीं चलता, इसीलिए वो उसे वापस रख देता है। लेकिन तभी अचानक से ग्लास में उसे खुद की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है जो उसे वहाँ से भागने के लिए कह रही होती है। लेकिन कार्ल को लगता है कि उसे ज्यादा काम करने के कारण हेलुसिनेट हो रहा है, इसीलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता और दूसरे विक्टिम जैक्सन की बॉडी को एग्जामिन करने लगता है जो बिल्कुल सफेद पड़ गई थी। अब तक कार्ल को उस बॉल जैसे डिवाइस के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसीलिए उसे लगने लगता है कि कहीं एडी का असली मकसद उस डिवाइस को तबाह करना तो नहीं था। अब यही अचानक बिल्डिंग की लाइट कुछ सेकंड के लिए चली जाती है और तभी कार्ल को फ्रीजर में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जाता है और देखता है कि एडी फ्रीजर से बाहर निकलकर धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा था और बार उसके मदद के लिए बुला रहा था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल उस मेट्रॉइड शावर वाली रात एडी की बॉडी के ऊपर एक एलियन ने कब्जा कर लिया था और वो बॉल जैसा ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं उस एलियन की शिप थी और उसने अपनी शिप को इसीलिए ब्लास्ट किया ताकि इंसानों को उसके बारे में पता ना चल सके। वो एलियन कार्ल से कहता है कि वो उसे उसके स्टमक कैंसर से हमेशा के लिए आजाद कर देगा और इतना कहते ही वो एडी के बॉडी से निकलकर कार्ल पर हमला कर देता है। अब थोड़े समय के बाद जब कार्ल को होश आता है तो वो एक टेबल से बंधा हुआ था और साथ ही उसके लेफ्ट हैंड को छोड़कर सारी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। वो एलियन कार्ल से कहता है कि कार्ल के बॉडी में आने के बाद सबसे ज्यादा उसका फायदा होगा क्योंकि कार्ल एक मेडिकल एग्जामिनर है और इसीलिए वो जब चाहे तब डेड बॉडीज को खा सकता है। तभी कार्ल उससे पूछता है कि मेरा पूरा शरीर पैरालाइज क्यों हो रहा है, जिस पर वो एलियन बताता है कि तुम्हारे ब्रेन से कनेक्ट होने के लिए मुझे तुम्हारे पूरे शरीर को पैरालाइज करना पड़ा। अब यहाँ पे कार्ल समझ चुका था कि वो एलियन एडी के बॉडी से अब उसकी बॉडी में आने की प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए वो उसे एडी के बारे में पूछता है, जिस पर वो एलियन बताता है कि एडी अभी भी जिंदा है और उसे हर चीज और हर दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन वो अब कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकता। और जब ये एलियन अर्थ पे आया था तब वो एडी के मुंह के जरिए उसके बॉडी में गया था, लेकिन अब वो बढ़ चुका है, इसीलिए उसे कार्ल के शरीर को काट कर ही उसके अंदर जाना होगा। और तभी वो एडी के बॉडी से बाहर निकलता है। अब उसके बाहर निकलते ही एडी थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है और कार्ल को एक नाइफ देने की कोशिश करता है ताकि कार्ल अपनी खुद की जान ले सके एलियन उसके शरीर में जाने से पहले। दरअसल इन एलियंस के खुद के देखने या सुनने के कोई सेंसेस नहीं होते, ये सिर्फ अपने होस्ट की बॉडी की मदद से ही देख और सुन सकते हैं और अब तक ये बात कार्ल भी समझ चुका था, इसीलिए वो उस नाइफ से सीधा अपनी आंख और कान में स्टैब करता है, साथ ही अपना गला भी थोड़ा काट देता है ताकि जब वो एलियन उसके शरीर में आए तब वो ना तो कुछ देख पाएगा ना तो सुन पाएगा और गला कटा होने की वजह से कुछ देर में ही वो अपने आप ही मारा जाएगा। अब जैसे ही एलियन उसके बॉडी में आता है तो उसे कुछ अजीब लगने लगता है, तब कार्ल उसे सारी बात बताने लगता है। अब यहाँ पे जल्दी नेट आने वाला था और ये बात एलियन को पता चलती है। अब यहाँ पे एलियन को लगता है कि वो नेट के आने तक तो सरवाइव कर ही लेगा और वो आते ही उसके शरीर पे कब्जा कर लेगा, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे कार्ल का काफी ज्यादा खून निकल जाता है, जिसके चलते उन दोनों की यानी कार्ल और उस एलियन की भी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पे जो भी कुछ बातें हुई थी वो सारी उस रिकॉर्डर में सेव थी, लेकिन नेट का ध्यान उस रिकॉर्डर पर जाए और वो उनके कन्वर्सेशन को पढ़े, इसीलिए कार्ल ने मरने से पहले अपने शरीर पर भी वही मैसेज लिखा था कि रिकॉर्डर देखो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय।